हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका साथी, ट्यूटर, मोटिवेटर, राइटर राहुल चौधरी कसना एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, हम राजस्थान ज्योग्राफी पर परिचर्चा कर रहे थे और आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों पर परिचर्चा करेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है मध्य अरावली प्रदेश। और यदि बात करें अरावली की, तो अरावली के पर्वत से संबंधित या अरावली की चोटियों से संबंधित पर्वत, पठार, पहाड़ियां, दर्रे, इनसे रिलेटेड प्रत्येक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज महत्वपूर्ण लेक्चर है अपना, बने रहिए हमारे साथ निरंतर। देखिए दोस्तों, जहां निरंतरता की बात आती है तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें। आपको तो बारिश की बूंद भले ही छोटी होती है, बारिश की बूंद भले ही छोटी होती है, लेकिन जब वो निरंतर बरसती है, जब वो निरंतर बरसती है तो नदियों में बहाव का माध्यम बनती है। बारिश की बूंद भले ही छोटी होती है, लेकिन जब वो निरंतर बरसती है तो नदियों में बहाव का माध्यम बनती है। उसी प्रकार आपके प्रयास भले ही छोटे हैं, लेकिन जब वो निरंतर होंगे तो एक बड़े लक्ष्य को आराम से आप अचीव कर सकते हैं, एक बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों निरंतर बने रहिए, निरंतर तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से आप एक दिन अपने मुकाम तक, अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक अवश्य पहुंचेंगे। ठीक है, और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेक्टिव और इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। दोस्तों आज अपना चैप्टर है राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे वो है मध्य अरावली प्रदेश। मध्य अरावली प्रदेश, देखिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अरावली प्रदेश बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हम मध्य अरावली प्रदेश की बात करते हैं तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने, और उनमें से एक है मध्य अरावली प्रदेश। और पहला मध्य अरावली प्रदेश क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। तो देखिए अरावली प्रदेश को पढ़ने में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अरावली के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अरावली के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जब भी हम अरावली की बात करते हैं तो उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, पहला पॉइंट। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। इसकी प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बनने वाला, ये ध्यान रखें आप। तो प्रत्येक लाइन को अच्छे से देखिएगा आप कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है कौन सी? बताओ, अरावली। तो बताओ कैसी है? बताओ, एक तो प्राचीनतम है और कैसा पर्वत है? बताओ, वलित पर्वत का मतलब फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, वलित पर्वत का मतलब क्या हो गया? फोल्डेड माउंटेन, यानी फोल्डर, यानी फोल्डेड, यानी वलित पर्वत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, अरावली उत्पत्ति के अनुसार कैसी पर्वतमाला है? वलित या फोल्डेड माउंटेन है? वलित पर्वतमाला या फोल्डेड माउंटेन है। दूसरा, अब आपसे पूछेंगे कैसी है? बताओ, प्राचीनतम है। कैसी? बताओ, प्राचीनतम। प्राचीनतम क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के उत्पत्ति को, भूगर्भिक इतिहास को 5 महाकल्प में बांटा गया है और जो सबसे पहला महाकल्प है वो है प्री पैलियोजोइक। कौन सा महाकल्प है? प्री पैलियोजोइक। सबसे पहला महाकल्प आता है प्री पैलियोजोइक। यह आपका हो गया महाकल्प, प्री पैलियोजोइक महाकल्प। और इसका युग पूछे तो इसमें 2 युग हुए थे, एक प्री कैम्ब्रियन और एक आर्कियन। तो इसका जो युग है वो है प्री कैम्ब्रियन। कौन सा युग है? बताओ, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन युग। तो देखिए अरावली को विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला क्यों कहा जाता है? तो प्राचीनतम क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5 महाकल्पों में सबसे पहले महाकल्प में किसकी उत्पत्ति हुई? अरावली की, इसलिए सबसे प्राचीनतम है। सबसे पहले महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई और उस महाकल्प का नाम क्या है? प्री पैलियोजोइक महाकल्प में उत्पत्ति हुई थी। और युग पूछे तो प्री कैम्ब्रियन युग में उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसे प्राचीनतम कहा जाता है। ठीक है, वलित पर्वतमाला कैसा पर्वत है? बताओ, वलित पर्वत है। और जब उत्पत्ति के समय इसकी औसत ऊंचाई थी 2800 मीटर। उत्पत्ति के समय इसकी औसत ऊंचाई कितनी थी? 2800 मीटर। और धीरे धीरे अपर्दन और अपक्षेप के कारण जब पर्वतमाला जब बनी थी अरावली पर्वतमाला, ये 2800 मीटर ऊंचाई थी, लेकिन धीरे धीरे अपर्दन हुआ
अपर्दन जल के द्वारा, वायु के द्वारा, इनके द्वारा, जल और वायु के द्वारा। राजस्थान में दो अपर्दन मुख्यतः देखे जाते हैं, लेकिन अपर्दन के अलग अलग कारक होते हैं, जल, वायु, हिमानी या समुद्री तरंगे, लेकिन राजस्थान में जल और वायु का अपर्दन देखा जाता है। तो और अपसे, अपर्दन और अपसे, और इन दोनों क्रियाओं को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? अनाच्छादन। क्या बोलते हैं? अनाच्छादन। तो अपर्दन और अपसे की क्रिया के कारण धीरे धीरे अरावली पर्वत क्या होने लगा? अरावली पर्वत की आपको बताऊं ऊंचाई घटने लगी, और जब उत्पत्ति हुई तब उसकी ऊंचाई थी 2800 मीटर। कितनी थी बताओ? 2800 मीटर। और अब इसकी जो घट के ऊंचाई रह गई है, वो घट के ऊंचाई कितनी रह गई बताओ? 930 मीटर। ए भाई इसकी घट के ऊंचाई कितनी रह गई बताओ? 930 मीटर। इसलिए बोलते हैं समुद्र तल से औसत ऊंचाई, किसी की ऊंचाई का निर्धारण कैसे करते हैं? पर्वत पठार इनकी ऊंचाई का निर्धारण करते हैं, ठीक है, सी लेवल, समुद्र तल से। और अरावली की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है तो बताओ? 930 मीटर। और स्टार्टिंग में कितनी थी बताओ? उत्पत्ति के समय 2800 मीटर। तो 2800 मीटर से घट के कितनी रह गई? 930 मीटर, अपर्दन और अपक्षय के कारण। इसलिए ये अवशिष्ट रूप में है। वर्तमान में किस रूप में बताओ? तो वर्तमान में आंसर होगा अवशिष्ट रूप में। किस रूप में बताओ? अवशिष्ट, यानी शेष बचा हुआ। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? शेष बचा हुआ। तो यहां पे दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, अच्छे से देख लीजिए। हम अरावली के बारे में पढ़ रहे हैं। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। प्राचीनतम क्यों बोलते हैं इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले महाकल्प में अरावली की उत्पत्ति हुई थी। तो किस महाकल्प में हुई? महाकल्प पूछे तो प्री पैलेयोजिक। और किस युग में हुई? तो आंसर होगा प्री कैम्ब्रियन युग में। तो इसलिए प्राचीनतम कहा जाता है। दूसरा कि वलित उत्पत्ति के समय अनुसार कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। लेकिन वर्तमान में कैसा है? तो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत है। वर्तमान में कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपर्दन और अपक्षय के कारण इसकी ऊंचाई में निरंतर क्या आई है? कमी आई है। तो वर्तमान में कैसा है बताओ? अवशिष्ट पर्वत है। उत्पत्ति के समय ऊंचाई कितनी थी? 2800 मीटर। वर्तमान में समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? एवरेज हाइट कितनी है? तो 930 मीटर है। तो वर्तमान में अरावली की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। वर्तमान में कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट। और उत्पत्ति के अनुसार कैसा है? वलित या फोल्डेड माउंटेन है। तो ये कुछ फैक्ट थे। अब चलते हैं आगे की ओर। तो हमने अरावली की क्या देखी बताओ? उत्पत्ति। अरावली की क्या देखी? उत्पत्ति। तो राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4। और उनमें से अरावली राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे प्राचीनतम पूछे तो वो कौन सा बताओ? अरावली। तो ये राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है, ठीक है। अब देखिए, यदि अरावली की यदि बात करें तो इसमें कौन से सेल समूह पाए जाते हैं? सेल समूह, कौन से सेल समूह पाए जाते हैं? चट्टाने। सेल समूह का मतलब कौन सी चट्टानी है, कौन सा सेल समूह पाया जाता है? यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अरावली की बात करें तो यहां पर दहली करम की, कौन सी बताओ? अरावली में दहली करम का सुपर ग्रुप पाया जाता है। दहली ग्रुप के चट्टानों का कौन सा बताओ? सुपर। तो अरावली की यदि आपसे पूछे तो संरचनात्मक दृष्टि से कौन सी बताओ? स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक दृष्टि से। यदि संरचनात्मक दृष्टि से पूछे कि अरावली में कौन सा सेल समूह पाया जाता है तो अरावली दहली क्रम, कौन सा क्रम बताओ? दहली क्रम का सुपर ग्रुप पाया जाता है, दहली क्रम। तो ध्यान रखें, संरचनात्मक दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से? संरचनात्मक दृष्टि से कौन से बताओ? दहली क्रम की। कौन सा क्रम की बताओ? दहली क्रम की। और यदि बात करें दहली क्रम में आपको कौन कौन सी चट्टानें आती है तो क्वार्टजाइट चट्टान, कौन से बताओ? क्वार्टजाइट चट्टानें आती है। कौन से बताओ? क्वार्टजाइट। और क्वार्टजाइट में भी कौन कौन सी? क्वार्टजाइट में अपन आते हैं ग्रेनाइट। कौन सी बताओ? ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट। ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट, ये चट्टानें पाई जाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अरावली जो सेल समूह है, अरावली में कौन सा सेल समूह पाया जाता है? तो दहली क्रम का सेल समूह पाया जाता है। दहली क्रम का किस दृष्टि से बताओ? संरचनात्मक दृष्टि से। और दहली क्रम, अरावली दहली क्रम में कौन सा आता बताओ? क्वार्टजाइट चट्टानें आती है, जैसे ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि अरावली में कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है? कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तब आपका आंसर होगा अरावली में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कौन से क्रम की बताओ? अरावली में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो अरावली में कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ? धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। और धात्विक खनिजों की बात करें, खनिजों को 2 भागों में बांटते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिजों की बात करें जैसे आपका लोहा अयस्क, कौन सा हो गया बताओ? लोहा अयस्क, लोहा
एस के। तांबा क्या हो गया बताओ, तांबा। इसको भी दो भागों में बांटते हैं, धातु और अधातु, ठीक है। लेकिन अभी इतना समझिए, धात्विक खनिज होते हैं, ठीक है, उनमें लोहा और कौन सा बताओ, तांबा। और इसी में यदि बात करें तो सीसा, जस्ता और चांदी, सीसा, जस्ता और चांदी, ये सारे के सारे कौन से बताओ, धात्विक खनिज है। कैसे खनिज है बताओ, धात्विक खनिज। और धात्विक खनिज के लिए कौन सा क्रम की चट्टानें बताओ, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम अरावली की यदि बात करें तो ये आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है। यहां पे अरावली का विस्तार है। तो हमने कहा अरावली में कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अरावली में कौन से क्रम की चट्टानें बताओ, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ, धात्विक खनिजों के लिए। किसके लिए बताओ, धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। और धात्विक खनिजों में बात की, तांबा। कौन सा बताओ, तांबा। यानी अरावली में क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। क्यों, तांबा कैसा है, धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में कौन सी चट्टानों में, धारवाड़। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां बताओ, अरावली में। तो इसका मतलब क्या है, वैसे कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़, तो देखिए तांबा पाया जाता है। तो अरावली में तांबा पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो सीकर और झुंझुनू ये अरावली में आते हैं। तो झुंझुनू में आपको बताया खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसी प्रकार यदि बात करें लोहा एसके, कौन सा बताओ, लोहा एसके। तो लोहा एसके के लिए जयपुर में प्रसिद्ध है। जयपुर में प्रसिद्ध है मोरिजा बानोला। कौन सा बताओ, जयपुर में मोरिजा बानोला। दौसा में नीमला रायसेला। दौसा में कौन सा बताओ, नीमला रायसेला, ठीक है। उदयपुर की यदि बात करें, उदयपुर में थुरुंडेर और नात्रा की पाल, ये सारे किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा एसके के लिए। इसी प्रकार यदि अपन बात करें सीसा जस्ता, तो सीसा जस्ता उदयपुर में, सीसा जस्ता उदयपुर में कहां बताओ, जावर माइंस। कहां बताओ, जावर माइंस। मोचिया मंगरा, कौन सा बताओ, मोचिया मंगरा। सीसा जस्ता राजसमंद में, राजसमंद में राजपुरा दरिबा। कौन सा बताओ, सिंधेश्वर खुर्द राजपुरा दरिबा। यानी उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, इन सब में अरावली है। और इन सब में कौन से खनिज पाए जाते हैं, देख लीजिए, तांबा, लोहा, सीसा जस्ता। इन कौन से खनिज, धात्विक। और धात्विक कौन से, धारवाड़ में। और धारवाड़ चट्टानें कहां बताओ, अरावली में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, अरावली में। तो यह चीज आपको एक्सप्लेन हो गई कि अरावली में धात्विक और अधात्विक दोनों ही खनिज पाए जाते हैं। लेकिन मुख्यतः कौन से खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं। यानी अरावली खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न है, ठीक है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। तो हमने देखा यहां पे कौन सा सेल समूह पाया जाता है। तो बताओ, संरचनात्मक दृष्टि से कौन सा, अरावली देहली क्रम का पाया जाता है। और कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अब देखिए, यदि हम बात करें अरावली की, तो अरावली राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है। कितने बताओ, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है। तब आपका आंसर क्या होगा, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा छोटा कौन सा है, तो दूसरा छोटा होगा कौन सा बताओ, अरावली। क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा छोटा कौन सा होगा, तो आंसर होगा अरावली। कौन सा होगा, अरावली। सबसे छोटा पूछे तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और दूसरा छोटा पूछे तब आंसर होगा मध्य अरावली प्रदेश। लेकिन न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा बताओ, न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है। तब आपका आंसर होगा कि न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, मध्य अरावली प्रदेश। यह सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है 4 भौतिक प्रदेशों में। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा है, मध्य अरावली प्रदेश। सबसे प्राचीनतम कौन सा है, मध्य अरावली प्रदेश। अब देखिए, यदि हम बात करें मध्य अरावली प्रदेश की, यानी अरावली की, तो देखिए अरावली के कुछ और फैक्ट आपको पता होना चाहिए अरावली से रिलेटेड, ठीक है। मध्य अरावली प्रदेश में कौन सा बताओ, मध्य अरावली प्रदेश की यदि बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यह बनेगा कि मध्य अरावली प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो आंसर होगा आपका इंसेप्टिसोल्स। कौन सी पाई जाती है, इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। अरावली पे चढ़ते समय इंसेप्टी की फीलिंग आती है, यानी लाल लोमी मृदा पाई जाती है, लाल लोमी मृदा। इसको पर्वतीय मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, पर्वतीय मृदा भी बोलते हैं। और ये कौन से पर्वतों में पाई जाती है, अरावली में, ठीक है। और ये मक्का की फसल के लिए सबसे उपयुक्त किसके लिए मानी जाती है, मक्का की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है।
और मक्का सर्वाधिक कहां बताओ, उदयपुर वाले जिले में या उदयपुर क्षेत्र में होता है। देखिए तो यहां पे आपसे पूछेंगे अरावली में, ठीक है, मृदा कौन सी बताओ, इंसेप्टिसॉल्स, ठीक है। इसी प्रकार यहां पे वनस्पति कौन सी पाई जाती है अरावली वाले क्षेत्र में, तो यहां पे मिश्रित पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, मिश्रित पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट यहां पे जलवायु कौन सी पाई जाती है अरावली प्रदेश में, तो यहां पे उपादर व आर्द्र जलवायु पाई जाती है, उपादर व आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ठीक है। और कोपेन के अनुसार पूछे तो कौन सी जलवायु पाई जाती है, CWG जलवायु पाई जाती है। और यहां वर्षा कितनी होती है, तो यदि आपसे पूछे कितनी वर्षा होती है तो 50 से 90 सेंटीमीटर यहां पे क्या होती है, वर्षा। तो ये तो बेसिक बातें हैं मध्य अरावली प्रदेश की, आप चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह भी ध्यान रखें अरावली किसका अवशेष है, तो आंसर होगा गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली किसका अवशेष है बताओ, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो ये तो बहुत सारे फीचर्स थे जो हमने पहले भी पढ़ रखे थे। अब आ जाते हैं अरावली पे, क्योंकि अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, अरावली। देखिए अरावली की तुलना अमेरिका के कौन से पर्वत से की गई है, तब आपका आंसर होगा अपलेशियन पर्वत से। अरावली की तुलना अमेरिका के कौन से पर्वत से की गई है, अपलेशियन पर्वत से की गई है। ये भी ध्यान रखें अरावली की तुलना अमेरिका के कौन से पर्वत से की गई है, अपलेशियन पर्वत से की गई है। नेक्स्ट है आपसे पूछा जाता है कि बताओ प्री कैम्ब्रियन युग, क्योंकि अरावली की उत्पत्ति किस युग में हुई थी, प्री कैम्ब्रियन युग में। तो प्री कैम्ब्रियन युग का वास्तविक अध्ययन किसने किया था, तो A.M. हेरोन। आपसे पूछा जाता है कि बताओ प्री कैम्ब्रियन युग का वास्तविक अध्ययन किसने किया था, तो A.M. हेरोन ने प्री कैम्ब्रियन युग का वास्तविक अध्ययन किया। प्री कैम्ब्रियन युग का करने का मतलब अरावली का वास्तविक अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया बताओ, अरावली का वास्तविक। तो अरावली का वास्तविक अध्ययन या प्री कैम्ब्रियन युग का वास्तविक अध्ययन करने वाले कौन थे, A.M. हेरोन। ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है अब पढ़ते हैं अरावली का विस्तार के संदर्भ में। अरावली के किसके संदर्भ में बताओ, विस्तार। और यहीं से आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू होता है कि अरावली के विस्तार के संदर्भ में। तो यदि हम बात करें अरावली का विस्तार, तो अरावली की जो मूल उत्पत्ति है या अरावली का मूल केंद्र माना जाता है, वो अरावली का मूल केंद्र कौन सा माना जाता है, तो अरब सागर माना जाता है। अरावली का यदि मूल केंद्र की यदि बात करें तो अरावली का जो मूल केंद्र माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, अरब सागर। और अरब सागर में भी कहां बताओ, लक्षद्वीप। अरावली का जो मूल उत्पत्ति केंद्र माना जाता है वो अरब सागर, और अरब सागर में भी कहां बताओ, लक्षद्वीप माना जाता है। क्या माना जाता है, लक्षद्वीप माना जाता है। ये ध्यान रखें, ये मूल केंद्र माना जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि अरावली की वर्तमान में, तो अरावली वर्तमान में यदि हम बात करें तो पालनपुर गुजरात से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है, पालनपुर गुजरात से शुरू होती है और रायसीना हिल्स से, रायसीना की पहाड़ियां या रायसीना हिल से दिल्ली तक विस्तृत है। रायसीना हिल से दिल्ली तक इनका क्या है, विस्तार है। तो यह भी ध्यान रखें कि वर्तमान में अरावली का जो विस्तार है वो पालनपुर गुजरात से, कहां से बताओ, पालनपुर गुजरात से लेके रायसीना हिल से दिल्ली तक है। और ये रायसीना हिल से यानी रायसीना की पहाड़ियां किसका भाग है, तो अरावली पर्वतमाला का भाग है। और इन्हीं रायसीना हिल से यानी रायसीना की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो राष्ट्रपति भवन किस पर्वत पे है, अरावली पर्वत पे। किस पहाड़ियों पे है, तो रायसीना हिल्स की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस अरावली की वर्तमान में अरावली कहां से कहां तक है, मूल केंद्र कौन सा है, अरब सागर लक्षद्वीप। वर्तमान में कहां से, पालनपुर गुजरात से लेके रायसीना हिल्स दिल्ली तक। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो 692 किलोमीटर। यदि आपसे पूछे कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है अरावली की, तो टोटल लेंथ है इसकी 692 किलोमीटर। कितनी है बताओ, 692 किलोमीटर। और किन किन राज्यों में, अरावली का विस्तार कितने राज्यों में है, तो देखिए सबसे पहले अरावली का विस्तार गुजरात, गुजरात पालनपुर गुजरात से शुरू होती है। उसके बाद राजस्थान, कहां बताओ, राजस्थान। राजस्थान के बाद कहां, हरियाणा। और हरियाणा के बाद कहां बताओ, दिल्ली। हरियाणा के बाद कहां बताओ, दिल्ली। तो बताओ कितने राज्यों में हुआ, 3 राज्यों में। तो अरावली का विस्तार कितने राज्यों में है, 3 राज्यों में। और एक क्या बताओ, केंद्र शासित प्रदेश। एक क्या बताओ, केंद्र शासित है प्रदेश। 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, 3 तो राज्य हो गए। और दिल्ली एक क्या हो गया बताओ, केंद्र शासित प्रदेश। तो अरावली का विस्तार 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में। कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर है, ध्यान रखें। और आपसे कहां से कहां तक है, तो वर्तमान में पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स तक है। और रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो ये तो था भारत के संदर्भ में। हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के संदर्भ में अरावली की बात कर लेते हैं। यदि राजस्थान के संदर्भ में देखें
तो राजस्थान के संदर्भ में अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। तो राजस्थान के संदर्भ में यदि अरावली का विस्तार अपन देखें तो बताओ ये खेड़ बर्मा से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है बताओ, खेड़ बर्मा। अरावली राजस्थान में कुछ इस प्रकार है, देख लीजिए, इस प्रकार कुछ अरावली फैली, इस प्रकार अरावली का विस्तार है। तो खेड़ बर्मा सिरोही से, खेड़ बर्मा सिरोही। तो आप पहला क्वेश्चन, अरावली राजस्थान में कहां से प्रारंभ होती है, सिरोही से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है, सिरोही से प्रारंभ होती है। किस जिले से, सिरोही से, खेड़ बर्मा सिरोही से। कहां तक है बताओ, खेतड़ी झुंझुनू तक। कहां तक बताओ, खेतड़ी झुंझुनू तक। यह भी ध्यान रखें, खेतड़ी झुंझुनू तक। पहला क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। अब राजस्थान में जो आपको तो ये अरावली है, ये अरावली की यदि दिशा देखें तो ये कौन सी दिशा में है, अरावली राजस्थान की किस दिशा में, तो आप दिशा देखोगे ये तो होगी आपकी दक्षिण, कौन सी होगी बताओ, दक्षिण। ये कौन सी होती है, पश्चिम। इनके बीच में तो ये होगी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम के बीच वाली दिशा क्या होगी, दक्षिण पश्चिम। और ये क्या हो गया, उत्तर, और ये पूर्व, तो इनके बीच वाली क्या होगी, उत्तर पूर्व। तो पहला क्वेश्चन ये कि अरावली की राजस्थान में दिशा क्या है, तो दक्षिण पश्चिम से कहां है, उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से कहां है, उत्तर पूर्व की ओर। किस जिले से प्रारंभ होती है, सिरोही से, और लास्ट में राजस्थान में कौन सा है, झुंझुनू जिले तक। कहां तक बताओ, झुंझुनू जिले तक, ठीक है। अब राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। और टोटल लंबाई कितनी थी, 692 किलोमीटर। तो बताओ उसका कितना, 692 का 550 कितना होता है, 80% होता है। कितना होता है बताओ, 80%। तो आपसे पूछा जाता है अरावली की कुल लंबाई का कितना परसेंट राजस्थान में, तो 80% है, ठीक है। लंबाई पूछे तो 550 किलोमीटर है। टोटल लंबाई अरावली की पूछे तो 692, राजस्थान में 550, ठीक है। राजस्थान में कितने जिलों में इसका विस्तार है, तो आंसर होगा राजस्थान के 13 जिलों में अरावली का विस्तार है। राजस्थान के कितने जिलों में, 13 जिलों में अरावली का विस्तार है, ठीक है। अरावली राजस्थान में कहां से प्रारंभ होती है, सिरोही से प्रारंभ होती है। कहां तक बताओ, खेतड़ी झुंझुनू तक है। किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम से कहां बताओ, उत्तर पूर्व की ओर है। ध्यान रखें कि दक्षिण पश्चिम से जब उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं, दक्षिण पश्चिम से कहां जाते हैं, उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं, तो इसकी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों में कमी आती है। ध्यान रखें, इसकी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों में क्या आती है, कमी आती है। क्या आती है बताओ, कमी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जब हम, आपसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि जब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं, ये दक्षिण पश्चिम है और ये आपका उत्तर पूर्व है। जब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो देख लीजिए इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दोनों में क्या आती है, कमी आती है। लेकिन उल्टा भी पूछ सकते हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ऊंचाई और चौड़ाई दोनों क्या करती है, बढ़ती है। उत्तर पूर्व से जब हम दक्षिण पश्चिम की ओर आते हैं तो ऊंचाई और चौड़ाई दोनों बढ़ती है, ठीक है। ऊंचाई बढ़ती है और चौड़ाई भी बढ़ती है। लेकिन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे, उल्टा पूछे, दक्षिण पश्चिम से जब उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो ऊंचाई और चौड़ाई दोनों में कमी आती है। तो यह भी ध्यान रखें, हो सकता है वो उल्टा पूछ रहे। अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई और ऊंचाई किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम में, और सबसे कम कहां है, उत्तर पूर्व में, ठीक है। यह भी थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए, तो सबसे ज्यादा चौड़ाई कहां बताओ, चौड़ाई और ऊंचाई कहां, दक्षिण पश्चिम में, क्योंकि सिरोही जिले में सबसे ज्यादा ऊंचाई है, गुरु शिखर सिरोही में, तो सिरोही दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। यह भी ध्यान रखें। और अरावली की राजस्थान में शुरुआती कहां से होता है, सिरोही से होती है। कहां से होती है, सिरोही से होती है। अब देखिए अरावली के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा वो समझ लीजिए। पहला, अरावली के बारे में राजस्थान के संदर्भ में देखा कि बताओ अरावली राजस्थान में कहां से प्रारंभ होती है, तो खेड़ बर्मा सिरोही से, खेड़ बर्मा सिरोही से प्रारंभ होती है। और कहां तक है बताओ, खेतड़ी झुंझुनू तक। कहां तक है बताओ, खेतड़ी झुंझुनू तक है, खेतड़ी झुंझुनू तक है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, राजस्थान में किस जिले से प्रारंभ होती है, तो ये राजस्थान में सिरोही से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है, सिरोही से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है, सिरोही से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा सकता है कि बताओ अरावली की राजस्थान में दिशा क्या है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तार है। ये सारे अरावली का राजस्थान के संदर्भ में, ये सारे क्वेश्चन किसके संदर्भ में है, राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम से कहां की ओर है बताओ, उत्तर पूर्व की ओर। और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर ऊंचाई और चौड़ाई, ऊंचाई भी बढ़ती है और चौड़ाई ये भी बढ़ती है। दक्षिण पश्चिम से जब हम कहां जाएंगे, उत्तर पूर्व की ओर, तो ऊंचाई देखिए,
दक्षिण पश्चिम से जब हम उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो ऊंचाई और चौड़ाई दोनों में कमी आएगी। ऊंचाई चौड़ाई में क्या आएगी? कमी आएगी। जब हम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो ऊंचाई और चौड़ाई दोनों में क्या आएगी? कमी आएगी। लेकिन उल्टा पूछ ले, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ती है। तो ऊंचाई और चौड़ाई सबसे ज्यादा है कहां? दक्षिण पश्चिम में, जहां से अरावली की शुरुआत होती है, राजस्थान में, सिरोही में। नेक्स्ट आपसे हमने क्या पढ़ा कि अरावली की टोटल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर, 80% है। कितनी बताओ? 80%। अरावली का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? 13 जिलों में। कितने जिलों में बताओ? 13 जिलों में। ठीक है, अब देखिए 13 जिले कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में हल्का सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। यदि जिलों के संदर्भ में अपन बात करें तो देखिए अरावली की शुरुआत कहां से होती है? सिरोही। उसके बाद कहां बताओ? उदयपुर। उसके बाद कहां? राजसमंद। उसके बाद कहां? अजमेर। फिर जयपुर, दौसा, अलवर। ये तो मुख्य जिले हैं। मुख्य जिले 7 हैं। इसके अलावा सीकर और झुंझुनू, सीकर में और झुंझुनू में। ठीक है, सीकर में जैसे रघुनाथगढ़ चोटी है, झुंझुनू में ववाई की पहाड़ियां हैं। ठीक है, इसी प्रकार पाली, नानी सेडी की पहाड़ियां कहां बताओ? पाली में। कहां बताओ? पाली में। ठीक है, इसी प्रकार यदि अपन बात करें तो यहां पे डूंगरपुर, यहां पे कौन सा? डूंगरपुर, ये आपका डूंगरपुर। यहां पे बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का पहाड़ी क्षेत्र मेवल कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? मेवल कहलाता है। इसी प्रकार यहां पे भीलवाड़ा, कौन सा बताओ? भीलवाड़ा। ठीक है, यहां पे कौन सा बताओ? भीलवाड़ा। ठीक है, कुछ जालौर में जसवंतपुरा की पहाड़ियां, कौन से बताओ? जसवंतपुरा की पहाड़ियां। इस प्रकार राजस्थान के 13 जिलों में किसका विस्तार है बताओ? अरावली का विस्तार है। और मुख्य भूजल कितने बताओ? 7 जिले। अब देखिए यहां पे अपन बात करें तो बताओ, ये सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये वाला पार्ट आता दक्षिण अरावली में। कौन से अरावली में? दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली को भी 2 पार्ट में पढ़ते हैं। ये तो हो गया कौन सा बताओ? सिरोही वाला आबूखंड। सिरोही वाला कौन सा हो गया? आबूखंड। और उदयपुर वाला ये कौन सा हो गया? मेवाड़ खंड। कौन सा बताओ? मेवाड़ खंड। अजमेर वाला हो गया मध्य अरावली। कौन सा बताओ? मध्य अरावली। और ये हो गया उत्तरी अरावली। तो अरावली को कितने पार्ट में पढ़ते हैं? 3 भागों में, ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में डिसाइड करते हैं। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली के 2 पार्ट है, आबू पार्ट सिरोही वाला और मेवाड़ खंड उदयपुर वाला। ये भी आपको ध्यान रखना है। अरावली का विस्तार देख लिया। अरावली का क्या देख लिया बताओ? विस्तार देख लिया। अब देखिए अरावली के बारे में जो अपन मुख्य जो बातें करेंगे कि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है बताओ? गुरु शिखर। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर। तो ये अरावली की सर्वोच्च चोटी है। अरावली की सर्वोच्च चोटी है। पहला क्वेश्चन तो ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी है। दूसरा क्वेश्चन, ये किस जिले में बताओ? तो बताओ ये किस जिले में? सिरोही में है। किस जिले में बताओ? सिरोही। सिरोही में का मतलब किस अरावली में है? सिरोही कौन से अरावली में आता है? दक्षिणी अरावली में। अरावली के दक्षिणी पश्चिमी अरावली। ठीक है, अरावली के 3 पार्ट करे थे अपने, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी पश्चिमी अरावली। तो ये कौन से अरावली में आता बताओ? दक्षिणी पश्चिमी अरावली में आता है। सिरोही दक्षिण पश्चिमी अरावली में आता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी बताओ? 1722 मीटर। राजस्थान का सर्वोच्च स्थान कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? वो गुरु शिखर है, क्योंकि ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये राजस्थान का सर्वोच्च स्थान है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? गुरु शिखर। और किस जिले में बताओ? तो आपका आंसर होगा सिरोही जिले में। किस जिले में? सिरोही जिले में। और ऊंचाई कितनी बताओ? 1722 मीटर। कितनी बताओ? 1722 मीटर। और गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? तो आपसे पूछा जेम्स कर्नल टोड ने, जेम्स कर्नल टोड ने, जेम्स कर्नल टोड ने, ठीक है, जिन्हें राजस्थान का इतिहास का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है, इन्हें संतों का शिखर कहा, संतों का शिखर। तो जेम्स कर्नल टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा बताओ? संतों का शिखर कहा। तो गुरु शिखर के बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए, बेसिक फैक्ट है गुरु शिखर के बारे में। पहला क्वेश्चन, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर किस जिले में है? सिरोही में। कौन सी अरावली में है? दक्षिणी पश्चिमी अरावली में। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? गुरु शिखर। और जेम्स कर्नल टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा था बताओ? संतों का शिखर कहा था। क्या कहा था बताओ? संतों का शिखर। तो ये सारे क्वेश्चन किसके बारे में? गुरु शिखर के बारे में, जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है।
अरावली की 30 चोटियां मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ अरावली की बेसिक विशेषताएं पढ़ रहे हैं, इसलिए अरावली के बारे में सिर्फ एक चोटी को अपने डिस्कस किया। दूसरा, यदि अपन बात करें अरावली की सर्वोच्च, देखिए अरावली की सर्वोच्च ऊंचाई वाला जिला, यानी अरावली की सबसे ज्यादा ऊंचाई किस जिले में है? तो अरावली की सर्वोच्च ऊंचाई किस जिले में? तो सिरोही में है, क्योंकि आपको तो गुरु शिखर कहां है? सिरोही में। तो अरावली की सर्वोच्च ऊंचाई वाला जिला कौन सा है? सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचाई वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सिरोही। कौन सा बताओ? सिरोही। सर्वोच्च ऊंचाई वाला जिला कौन सा है? सिरोही। लेकिन न्यूनतम ऊंचाई वाला जिला कौन सा है? यानी ऐसा जिला जिसमें अरावली की न्यूनतम ऊंचाई है, न्यूनतम ऊंचाई वाला जिला कौन सा है? तब आपका आंसर होगा जयपुर। कौन सा बताओ? जयपुर अरावली का न्यूनतम ऊंचाई वाला जिला है। तो बताओ अरावली का सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला कौन सा है? सिरोही, ठीक है। और न्यूनतम ऊंचाई वाला जिला कौन सा है? जयपुर। लेकिन अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला कौन सा है? यानी जिस जिले में अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार है, तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला है उदयपुर। कौन सा बताओ? उदयपुर। तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? बताओ उदयपुर में। लेकिन अरावली का न्यूनतम विस्तार किस जिले में? तब आपका आंसर होगा अजमेर में। अरावली का न्यूनतम विस्तार किस में? अजमेर में। और इसे बोलते हैं मध्य अरावली में। तो न्यूनतम विस्तार कहां है? मध्य अरावली में, यानी अजमेर में। तो यहां से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं कि अरावली के सर्वोच्च ऊंचाई वाला जिला कौन सा है? तो सिरोही, गुरु शिखर यहीं स्थित है। न्यूनतम ऊंचाई वाला जिला कौन सा है? जयपुर। लेकिन आपसे पूछें कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। और अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहां है? दक्षिण पश्चिम में। कि उदयपुर किस में आता बताओ? यदि हम बात करें उदयपुर किस में आता बताओ? दक्षिणी अरावली में आता है। किस में आता है? दक्षिणी में। तो अरावली का दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है वो सर्वाधिक विस्तृत है। और सिरोही भी आपको तो दक्षिण पश्चिम में आता है, तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग भी कौन सा है? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम में अरावली की ऊंचाई भी ज्यादा है और आपको पता है अरावली का विस्तार भी ज्यादा है, ठीक है। तो हम बात की सर्वाधिक विस्तार वाला जिला उदयपुर और न्यूनतम विस्तार का है अजमेर में, यानी मध्य अरावली में इसका न्यूनतम विस्तार देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात कर ली। अब बात करेंगे अरावली के बारे में। अरावली का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आंसर है उड़िया का पठार। कौन सा पठार बताओ? उड़िया का पठार। अरावली का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा पठार है बताओ? उड़िया का पठार। ये अरावली का सर्वोच्च पठार है। राजस्थान में अरावली का सर्वोच्च पठार, राजस्थान में अरावली का सर्वोच्च पठार, सर्वोच्च का मतलब है सबसे ऊंचा पठार। ये राजस्थान में अरावली का सर्वोच्च पठार यानी सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। तो आपसे पहला ही क्वेश्चन आएगा कितने मीटर ऊंचा है? सबसे ऊंचा पठार है तो कितने मीटर ऊंचा बताओ? 1360 मीटर है। ध्यान रखना आबू के पठार से, आबू का पठार 1200 मीटर है, तो आबू के पठार से 160 मीटर ऊंचा है। आबू के पठार से 160 मीटर ऊंचा है। आबू के पठार से 160 मीटर ऊंचा है। 160 मीटर ऊंचा है, क्योंकि आबू के पठार की ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर और इसकी कितनी है? 1360। तो बताओ कितना ऊंचा हुआ? 160 मीटर ऊंचा है। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ उड़िया का पठार किस जिले में है? तो आंसर होगा सिरोही जिले में। उड़िया का पठार, देखो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर वो भी सिरोही में थी, और अरावली का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार ये भी कहां बताओ? सिरोही में है। कहां बताओ? सिरोही में। कौन सी अरावली में है? तो दक्षिणी पश्चिमी अरावली में है। कौन सी अरावली में बताओ? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी पश्चिमी। सिरोही किस में आता है? दक्षिणी पश्चिमी अरावली में। तो उड़िया का पठार ये अरावली का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का भी सबसे ऊंचा पठार है ये, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। आपसे पूछें कितने मीटर ऊंचा है? 1360 मीटर। किस जिले में? सिरोही में। और कौन से अरावली में? दक्षिणी पश्चिमी अरावली में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे अरावली के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष। अक्सर एग्जाम में यहां से पूछा जाता है, अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि अरावली के सकारात्मक पक्ष क्या है और अरावली के नकारात्मक पक्ष क्या है। या अपन यूं बोल सकते हैं कि अरावली के लाभ क्या है और अरावली के हानियां क्या है। अरावली का क्या प्रॉफिट है राजस्थान में और अरावली से रिलेटेड क्या हानि है, ठीक है। तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर चर्चा करेंगे और यहां से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो देखिए राजस्थान के ठीक मध्य में स्थित पर्वत कौन सा है? अरावली। राजस्थान के ठीक मध्य में स्थित पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है।
ये राजस्थान को दो भागों में विभाजित करता है। तो राजस्थान के मध्य में स्थित पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। जब हम इस अरावली पर्वत की यदि बात करें, अरावली पर्वतमाला की यदि अपन बात करें, तो अरावली पर्वतमाला का एक ढाल है वो पश्चिमी, ये जो ढाल कहलाता है वो कहलाता है पूर्वी ढाल। कौन सा ढाल बताओ? ये जो ढाल है ये कौन सा ढाल है बताओ? पूर्वी ढाल। अरावली पर्वतमाला का कौन सा ढाल है बताओ? पूर्वी ढाल। ये कहलाता है आपका पूर्वी ढाल। और ये जो ढाल है आपका, ये है आपका पश्चिमी ढाल। कौन सा ढाल बताओ? पश्चिमी ढाल। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला के दो ढाल है, एक पूर्वी ढाल और एक कौन सा बताओ? पश्चिमी ढाल। अब इनके बारे में यदि बात करें तो इनकी तुलनात्मक अध्ययन करें तो पूर्वी ढाल की ऊंचाई अधिक है। पूर्वी ढाल की ऊंचाई क्या है? अधिक है। पूर्वी ढाल की ऊंचाई अधिक है, अतः यहां पर वर्षा भी अधिक होती है। अतः यहां पर क्या होती है बताओ? वर्षा भी अधिक होती है। ठीक है, और साथ ही साथ वर्षा अधिक होगी तो वनस्पति भी सघन पाई जाती है। वनस्पति कैसी पाई जाती है? सघन पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? सघन। यदि हम बात करें, हल्का सा मैं आपको साइड में इस तरफ मैप बना के बता देता हूं। यह आपका राजस्थान का हल्का सा मैप है और ये ठीक राजस्थान के मध्य में पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। ये अरावली पर्वतमाला है, ये आपकी अरावली पर्वतमाला है। अब देखिए, राजस्थान में दो प्रकार की मानसून आते हैं। यहां से जो मानसून आता है उस मानसून का नाम क्या आपका? बंगाल की खाड़ी शाखा। दक्षिणी पश्चिम मानसून केरल में पश्चिमी घाट में केरल से टकरा कर दो भागों में विभाजित हो जाता है। पश्चिम घाट से टकरा गए, एक तो अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी शाखा। ये बंगाल की खाड़ी शाखा आती है। कौन सी आती है? बंगाल की खाड़ी शाखा आती है। और बंगाल की खाड़ी शाखा कहां प्रवेश करती है? झालावाड़ में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में बंगाल की खाड़ी शाखा कहां प्रवेश करती है? झालावाड़ में प्रवेश करती है। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। स्थान पूछे तो कौन सा है? माउंट आबू। कौन सा बताओ? माउंट आबू। ठीक है, अब देखिए झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी इस तरफ वर्षा करने के बाद, ठीक है, ये अरावली के इस तरफ पूर्वी, अरावली का कौन सा भाग है? पूर्वी। अरावली के पूर्वी भाग में जो वर्षा होती है अधिकांशतः वो कैसे होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से। कैसे होती है बताओ? बंगाल की खाड़ी शाखा। अब जो आपकी बची है वो आती है एक अरब सागर की शाखा। कौन सी आती है बताओ? अरब सागर की शाखा। और अरब सागर की जो शाखा आती है, अरावली उसके समानांतर स्थित है। अरावली उसके क्या स्थित है बताओ? अरब सागर की शाखा के अरावली क्या स्थित है बताओ? समानांतर स्थित है। इसलिए राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती, अतः वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है। और ये समानांतर होने के कारण ये आपको पता है, अरावली को समानांतर होने के कारण राजस्थान के पश्चिम भाग में वर्षा नहीं होती। ऊपर आपको पता है हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जाती है और हिमालय से टकरा के वहां पे वर्षा करती है। ठीक है, तो हमने देखा राजस्थान में दो शाखाओं से वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है और राजस्थान में सबसे पहले कौन सी शाखा प्रवेश करती है? ये दो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देखिए, यहां पे हमने बात की, एक तो कौन सा बताओ? पश्चिमी ढाल और एक पूर्वी ढाल। दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन पढ़ रहे हैं और तुलनात्मक अध्ययन देखा कि जो पूर्वी ढाल है, पूर्वी ढाल की ऊंचाई क्या है? अधिक है। ऊंचाई अधिक होने के कारण क्या होता है? वर्षा भी ज्यादा होती है और वर्षा ज्यादा होने के कारण वनस्पति कैसे पाई जाती है? सघन पाई जाती है। इसी प्रकार बात करें पश्चिमी ढाल की। कौन सी ढाल की? पश्चिमी ढाल की। पश्चिमी ढाल का पहला है, इसकी जो ऊंचाई है वो कम है। पूरी ढाल के मुकाबले अपेक्षाकृत ऊंचाई क्या है? पूरी ढाल की अपेक्षा ऊंचाई क्या है? कम है। ठीक है, ऊंचाई कम है और पश्चिमी ढाल पे वर्षा भी क्या होती है? कम होती है, क्यों? अरब सागर की जो शाखा आती है वो अरावली इसके समानांतर है, इसलिए पश्चिमी ढाल पे वर्षा भी कम होती है। और साथ साथ यहां पर वर्षा कम होने से वनस्पति सघन नहीं पाई जाकर विरल पाई जाती है। वनस्पति कैसी पाई जाती है? विरल पाई जाती है। वनस्पति कैसी पाई जाती है? विरल पाई जाती है। तो ये हमने देखा कि अरावली के पश्चिमी ढाल और पूर्वी ढाल की तुलना की। वर्षा के मामले में पूर्वी ढाल पे अधिक वर्षा होती है, पश्चिमी ढाल पे कम वर्षा होती है। पूर्वी ढाल की ऊंचाई अधिक है, पश्चिमी ढाल की ऊंचाई क्या है? कम है। और साथ ही हमने देखा कि वहां पर पूर्वी ढाल में वर्षा अधिक होती है तो वनस्पति भी सघन है और पश्चिम ढाल पे वर्षा कम होती है, इसलिए वनस्पति भी विरल है। ठीक है, तो यह तुलनात्मक अध्ययन था पूर्वी ढाल और पश्चिमी ढाल का। अब देखिए, हम बात करें अरावली का। अरावली के सकारात्मक पक्ष कौन कौन से हैं? अरावली के सकारात्मक पक्ष कौन कौन से हैं? तो अरावली के पक्षों के बारे में बात करें तो अरावली का जो पहला पक्ष है वो समझ लीजिए, अरावली मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के प्रसार को क्या करती है? रोकती है। देखिए, अरावली के इस तरफ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। कौन सा भौतिक प्रदेश है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और अरावली के इस तरफ है वो आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश है। कौन सा बताओ? पूर्वी मैदानी प्रदेश। अरावली के इस तरफ है वो कौन सा बताओ? पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो अरावली के पश्चिम में कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है।
और पूर्व में क्या है, मैदान है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है। अब यदि हम बात करें कि इनके पक्षों की, तो पश्चिम में मरुस्थल है, और आपको होता है मरुस्थल, मरुस्थल में सर्वाधिक जो अपर्दन होता है वो वायु के द्वारा होता है। मरुस्थल में सर्वाधिक अपर्दन किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा सर्वाधिक अपर्दन होता है, और वायु के साथ मिट्टी एक स्थान से आपको होता है दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाती है। एक स्थान से कहां चली जाती है, दूसरे स्थान पे। देखा होगा पश्चिम मरुस्थल में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में रात को कहीं टीला होता है, बालू मिट्टी का, बालू का स्तूप होता है, वो सुबह कोई दूसरे स्थान पर देखने को मिलता है, क्योंकि वायु के साथ मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन जैसे यहां से वायु के साथ मिट्टी आई और किससे टकराई, अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत से जैसे ये टकराएगी तो यहीं पे जमा हो जाती है, यहीं पे क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। यानी अरावली पर्वतमाला, ठीक है, वायु के साथ जो मिट्टी के कण आते हैं वो अरावली पर्वतमाला से टकराकर वहीं क्या हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, वहीं पर जमा हो जाते हैं, वहीं पर उनका निक्षेपण हो जाता है। यानी ये अरावली को पार नहीं कर पाते, और जब वो अरावली को पार नहीं कर पाएंगे तो मरुस्थल का प्रसार पूर्वी मैदान की ओर नहीं होगा। अब ये पूरी की पूरी पर्वतमाला, उसका नाम है अरावली पर्वतमाला, ये पूरी की पूरी अरावली पर्वतमाला है। अब जो मिट्टी के कण आते हैं, ठीक है, वायु के साथ जो मिट्टी के कण आएंगे वो अरावली पर्वतमाला से टकरा के यहीं आपको जमा हो जाएंगे। ये अरावली को पार नहीं कर पाते तो पूरी मैदान तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि दक्षिणी अरावली, कौन सी अरावली, दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली सतत है। दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली बिल्कुल सतत है, कटी फटी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, उत्तरी अरावली सतत नहीं है, वह विच्छेदित है, कटी फटी है, वहां पर वायु घाटियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वायु घाटियां पाई जाती है, और इन्हीं वायु घाटियों के सारे ठीक है मिट्टी के कण आपको पता है वायु के साथ पूरी मैदान की ओर पहुंच जाते हैं, इन्हीं वायु घाटियों के माध्यम से, क्योंकि यहां पर गैप पाया जाता है, शिखर झुंझुनों में वायु घाटियां पाई जाती है, यहां अरावली सतत नहीं है, तो यहां से आपको पता है मिट्टी के कण यहां से इन गैप के माध्यम से कहां पहुंच रहे हैं, पूरी मैदान की ओर पहुंच रहे हैं। जयपुर, दौसा, ठीक है, टोंक, इस क्षेत्र में यहां पूरी मैदान पहुंच रहे हैं। यानी मरुस्थल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मरुस्थल धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और मरुस्थल का आगे बढ़ना रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। लेकिन दोस्तों यदि यहां पर अरावली नहीं होती तो पूरा का पूरा आज मरुस्थल कहां फैल जाता, मैदान की तरफ कवर कर जाता, पूरे मैदान में मरुस्थल फैल जाता, भयन मिट्टी के कण पूरे मैदान की ओर फैल जाते, वायु के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते यदि अरावली नहीं होती। तो अरावली होने के कारण जो पश्चिम भाग में मरुस्थल है वो पूरी मैदान की ओर कंप्लीटली नहीं फैला है, इसलिए मरुस्थल के प्रसार को क्या करती है, रोकती है। तो अरावली का जो पहला पक्ष है ये मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकती है, मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकती है, मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकती है। कहां से रोकती है, तो पश्चिमी भाग में जो मरुस्थल है उसको पूरी मैदान की ओर फैलने से रोकती है। यह अरावली का पहला फायदा है, ठीक है। दूसरा, अरावली के दूसरे पक्ष की बात यदि अपन बात करें तो अधिकांश नदियों का उद्गम कहां से होता है, अरावली से। ये ध्यान रखें, अधिकांश जो नदियों का उद्गम होता है वो कहां से, अरावली से। अब आपको स्टेटमेंट गलत कराने के लिए क्या देगा एग्जामिनर देगा राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। राजस्थान की सभी नदियां अरावली से नहीं निकलती है, राजस्थान की अधिकांश नदियां अरावली से निकलती। कैसे, समझ लीजिए। देखिए राजसमंद में किसका, राजसमंद में अरावली फैली हुई है, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद में अरावली है, और राजसमंद में खमनौर की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां, खमनौर की पहाड़ियां, और वहां से एक नदी निकलती है बनास, कौन सी निकलती है बताओ, बनास। इसी प्रकार अजमेर में भी अरावली है, और अजमेर में नागपाड़, और नागपाड़ से एक नदी निकलती है, कौन सी, लूणी, कौन सी बताओ, लूणी। इसी प्रकार उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, उदयपुर में कौन सी पहाड़ियां बताओ, गोगुंदा की पहाड़ियां, और वहां से नदी निकलती है आयड़, जिसका उदय सागर झील में गिरने के बाद नाम क्या हो जाता है, बेड़च। क्या हो जाता है बताओ, बेड़च हो जाता है। क्या हो जाता है, बेड़च, ठीक है। तो हमने देखा अधिकांश नदियों का उद्गम कहां से होता है, अरावली से होता है। अरावली में जो जिले हैं उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, इनसे अधिकांश नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है। तो अधिकांश नदियों का उद्गम, दूसरा पॉइंट इसका, अधिकांश नदियां, ध्यान रखना गलत कराने के लिए वहां आएगा राजस्थान की सभी नदियों का, सभी नदियों का नहीं, अधिकांश नदियों का, राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम कहां से होता है, अरावली से होता है, सभी नदियों का नहीं होता है। तो यह दूसरा फायदा है। तीसरा, अरावली के तीसरे पक्ष की बात देखें तो अरावली खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। अरावली खनिजों की दृष्टि से क्या है, संपन्न है। कैसे, देखिए अरावली की जब भी हम बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला की बात करें तो ये सिरोही में, उदयपुर में, राजसमंद में, अजमेर में, जयपुर में, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, कुछ मुख्य मुख्य जिले की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां अरावली फैली है, और हमने कहा अरावली खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। खनिजों की दृष्टि से क्या बताओ, संपन्न है। अरावली खनिजों की दृष्टि से क्या बताओ, संपन्न है, ठीक है, समृद्ध है या संपन्न है। कैसे, देखिए खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो अरावली में दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं
और अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। लेकिन मुख्यतः कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो मुख्यतः धात्विक खनिज पाए जाते हैं। मुख्यतः कौन से? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज भी दो होते हैं, लोहे और अलोह, ठीक है। तो धात्विक खनिजों में बात करें तो देखिए राजसमंद पाया जाता है सीसा जस्ता। राजसमंद में क्या पाया जाता है? सीसा जस्ता। जैसे राजसमंद में खान है राजपुरा दरीबा, कौन सा? राजपुरा दरीबा। तो राजपुरा दरीबा का है? राजसमंद में है, ठीक है। तो वहां पे बताओ सिंधेश्वर खुर्द का है? राजसमंद में, वहां सीसा जस्ता पाया जाता है। उदयपुर में भी सीसा जस्ता पाया जाता है। उदयपुर में क्या पाया जाता है? सीसा जस्ता। जैसे जावर माइंस, क्या बताओ? जावर माइंस। और हमने देखा यहां पर, ठीक है, मोचिया मंगरा, बोरड मंगरा, चांदी भी पाई जाती है यहां पर, ठीक है। उदयपुर में यहां पर रॉक फास्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट कैसा बताओ? जामर कोटड़ा में, तो वो अधात्विक है। कैसा बताओ? अधात्विक है, ठीक है। इसी प्रकार यदि बात करें लोहा एस्क भी कहां पाया जाता है? उदयपुर में पाया जाता है, ठीक है। मोरी आपको पता है नात्रा की पाल थुरुंडेर उदयपुर में है, ठीक है। जयपुर में मोरिजा बानोला है, कौन सा? मोरिजा बानोला। दौसा में नीमला रायसेला, क्या बताओ? नीमला रायसेला। शिखर झुंझुनू में डाबला सिंगाना है, डाबला सिंगाना, ठीक है। इन सब जगह क्या पाया जाता है? लोहा एस्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा एस्क पाया जाता है। और आपको पता है झुंझुनू खेतरी में तांबा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तांबा। तो तांबा, सीसा जस्ता, लोहा एस्क, ये सारे कैसे खनिज है? धात्विक खनिज है। और ये सारे के सारे अरावली वाले जिलों में पाए जाते हैं। कौन से जिलों में पाए जाते हैं? अरावली वाले जिलों में पाए जाते हैं। तो अरावली खनिजों की दृष्टि से संपन्न है, भले वो धात्विक और अधात्विक, लेकिन मुख्यतः कौन से? धात्विक खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। आपसे पूछेंगे मुख्यतः कौन से खनिजों की दृष्टि से संपन्न है? तो आंसर होगा धात्विक खनिजों की दृष्टि से, क्या बताओ? संपन्न। और धात्विक खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो अरावली खनिजों की दृष्टि से पहला पॉइंट हमने देखा, अरावली मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकती है। दूसरा हमने क्या देखा? अरावली खनिजों की दृष्टि से क्या बताओ? संपन्न है। अरावली खनिजों की दृष्टि से। और हमने देखा अरावली से अधिकांश, राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमने कहा अरावली जैव विविधता की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से बताओ? जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न है। जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न है। तो अरावली जैव विविधता की दृष्टि से क्या बताओ? संपन्न है। कैसे? वो भी देख लेते हैं। देखिए अरावली जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न कैसे है वो अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखिए जैव विविधता का मतलब है जीव जंतु और वनस्पति की बहुलता को बोलते हैं जैव विविधता। और हमने बात की कि बताओ जैव विविधता में, जैव विविधता के संरक्षण के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या बताओ? वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसी प्रकार हमने देखा कि बताओ राष्ट्रीय उद्यान, क्या बताओ? राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो राजस्थान में देखिए टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य है, ठीक है, जिसे आपको टाइगर परियोजना में कन्वर्ट करने की बात की, टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य, ठीक है। इसी प्रकार कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, कौन सा बताओ? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है। इसी प्रकार हमने देखा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, कौन सा बताओ? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। तो अधिकांश अभ्यारण्य है, अधिकांश जो अभ्यारण्य है वो किसमें स्थित है बताओ? अरावली पर्वतमाला पे स्थित है। किसमें बताओ? अरावली पर्वतमाला पर अधिकांश अभ्यारण्य है। और अभ्यारण्य से किसको बताओ? जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है, जैव विविधता का संरक्षण होता है। तो बताओ जैव विविधता की दृष्टि से, जीव जंतु और वनस्पतियों की दृष्टि से संपन्न कौन से बताओ? अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट है, यदि अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अरावली पर्वतमाला की जो नेक्स्ट विशेषता है जैव विविधता के बाद, वो अरावली पर्वतमाला पर्यटन को बढ़ावा देती है। अरावली पर्वतमाला किसको बताओ? पर्यटन को बढ़ावा देती है और हमारी कला और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखती है। हमारी कला और संस्कृति को क्या बनाए रखती है बताओ? अक्षुण्ण बनाए रखती है। कैसे बताओ? अधिकांश राजस्थान में जो दुर्ग है वो गिरी दुर्ग है। कैसे दुर्ग है? शुक्र, आपको पता है शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों का अध्ययन करते हैं। तो अधिकांश राजस्थान में कौन से पर्वत पे जो बने दुर्ग होते हैं उन्हें बोलते हैं गिरी दुर्ग। क्या बोलते हैं? तो राजस्थान में अधिकांश जो दुर्ग देखने को मिलते हैं वो कौन से दुर्ग देखने को मिलते हैं बताओ? गिरी दुर्ग। कौन से बताओ? गिरी दुर्ग देखने को मिलते हैं। और राजस्थान के राजा महाराज ने दुर्ग, आपको पता है दुर्ग पे जितने भी दुर्ग बनाए वो पर्वतमालाओं पे या अपन कह सकते हैं ऊंचाई पे क्यों बनाए? क्योंकि शत्रुओं का आसानी से शत्रुओं से मुकाबला किया जा सके, शत्रुओं की सेना पर नजर रखी जा सके। तो बताओ अधिकांश हमारे दुर्ग कैसे हैं? गिरी का पर्वतमाला पे बने। और कौन सी पर्वतमाला पे बने? अरावली पर्वतमाला पे बने, ठीक है। तो बताओ अधिकांश अभी माउंट आबू जाते हैं, तो माउंट आबू, ठीक है, अरावली पर्वतमाला का पार्ट है, ठीक है। तो हमने कहा कि माउंट आबू जाते हैं टूरिस्ट हमारे हैं, वो टूरिस्ट या तो दुर्ग को देखने जाते हैं या अपन कैसे किसी आपको टूरिस्ट पैलेस पे जाते हैं। तो माउंट आबू पे आपको टूरिस्ट जाते हैं, तो किसको बढ़ावा मिल रहा है बताओ? पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। और पर्यटन को बढ़ाने से हमारी कला और संस्कृति से विदेशी रूबरू होते हैं। ये विदेशी जितने भी सैलानी आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट जितने भी आते हैं, वो हमारी कला और संस्कृति से परिचित होते हैं। तो कला और संस्कृति के परिचितों ने वो हम इतने समय बाद भी लगातार अक्षुण्ण क्यों बनी रखी है, अखंड क्यों बनी हुई है?
ठीक है, हमारी कला और संस्कृति, क्योंकि हमारे दुर्ग है वो कैसे हैं, गिरी दुर्ग है, अरावली पर्वतमाला पे बने हैं और ऊंचाई पे बने होने के कारण टूरिस्टों के लिए या अपन कहते हैं पर्यटकों का आकर्षण का माध्यम बने हुए, और इसी प्रकार टूरिस्ट अधिकांश है अरावली पर्वतमाला पे बने हुए, ठीक है, विभिन्न प्रकार के टूरिस्ट पैलेसों पे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कला और संस्कृति को भी अक्षुण्ण बनाए रखने में सहायता करती है। कौन सी बताओ, अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट यदि बात करें अरावली पर्वतमाला की, इंपॉर्टेंट पार्ट है, अरावली जो पर्वतमाला है, ठीक है, जलवायु विभाजक भी है। अरावली पर्वतमाला क्या है बताओ, जलवायु विभाजक है। जलवायु विभाजक कैसे है वो भी देख लीजिए। देखिए, जब भी हम बात करें तो अरावली के पश्चिम में मरुस्थल है, यह आपका अरावली प्रदेश है। अरावली के पश्चिम में क्या बताओ, मरुस्थल है। अरावली के पश्चिम में क्या बताओ, मरुस्थल है। अरावली के पश्चिम में क्या बताओ, मरुस्थल है। और अरावली के पूर्व में क्या बताओ, मैदान है। पूर्व में क्या बताओ, मैदान है। ठीक है, तो अरावली के पश्चिम में तो क्या है, मरुस्थल, और पूर्व में क्या बताओ, मैदान है। अब देखिए, मैदान में जो जलवायु पाई जाती है कौन सी पाई जाती है, तो हमने कहा यहां पर आर्द्र व उपाद्र जलवायु पाई जाती है। आर्द्र व उपाद्र जलवायु पाई जाती है। आर्द्र और उपाद्र जलवायु पाई जाती है मैदान में। कौन सी जलवायु पाई जाती है, आर्द्र और उपाद्र जलवायु पाई जाती है। और पश्चिम मरुस्थल की बात करें तो यहां शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। तो अपन इससे जज कर सकते हैं कि ये अरावली पर्वतमाला। कौन सी बताओ, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में आर्द्र और उपाद्र जलवायु पाई जाती है और पश्चिम में शुष्क और अर्धशुष्क पाई जाती है। दोनों तरफ अलग अलग जलवायु पाई जाती है, तो दोनों तरफ अलग अलग जलवायु, इसलिए अरावली पर्वतमाला क्या बताओ, जलवायु विभाजक है। क्या बताओ, जलवायु विभाजक। और हम बात करें कि अरावली के पूर्व में यहां पे जो कोपेन के अनुसार जलवायु संकेत पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, CWG पाया जाता है। और अरावली के ठीक पश्चिम में कौन सा पाया जाता है, BSHW पाया जाता है। BSHW अर्धशुष्क वाला। ठीक है, हमने देखा कि अरावली जलवायु विभाजक का कार्य भी करती है, क्योंकि अरावली के पश्चिम में अलग जलवायु पाई जाती है और पूर्व में अलग जलवायु पाई जाती है। अब देखिए, अरावली और मुख्य क्या कार्य करती है, अरावली जल विभाजक का कार्य करती है। अभी हमने पढ़ा जलवायु विभाजक और हम पढ़ रहे हैं अब जल विभाजक का कार्य करती है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अरावली जलवायु विभाजक के साथ साथ जल विभाजक का कार्य भी करती है। कैसे, तो देखिए, अरावली की यदि बात करें तो अरावली का विस्तार पालनपुर गुजरात से, पालनपुर गुजरात से लेके कहां तक है बताओ, रायसीना हिल्स दिल्ली तक है। पालनपुर गुजरात से लेके कहां तक बताओ, रायसीना हिल्स तक है। पालनपुर गुजरात से लेके कहां तक बताओ, रायसीना हिल्स तक है। और रायसीना हिल्स कहां तक है बताओ, दिल्ली में रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। रायसीना की पहाड़ियों पे क्या बना हुआ बताओ, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अब देखिए, हमने कहा इसके बीच अरावली फैली है, हरियाणा में, राजस्थान में और गुजरात में। ठीक है, यहां पे अरावली फैली है। तो देखिए, यहां हमने देखा कि दिल्ली किस नदी के किनारे, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे। दिल्ली किस नदी के किनारे बताओ, यमुना नदी के किनारे। तो यहां पे जो नदी बहती है कौन सी बताओ, यमुना। यमुना किस में जाके मिलती है, तो यमुना गंगा में जाके मिलती है। यमुना कहां जाके मिलती है, गंगा में। और किस स्थान पे जाके मिलती है, तो प्रयागराज, यानी इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज नामक स्थान पे जाके मिलती है। ठीक है, तो बताओ यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा। तो बताओ यमुना कौन से अफवाह तंत्र में आती है, गंगा अफवाह तंत्र में आती है। यमुना किसका पार्ट है बताओ, गंगा अफवाह तंत्र का पार्ट है। इसी प्रकार पंजाब में, यह हरियाणा तक देखो, यह हरियाणा है, यह राजस्थान है और यह गुजरात है। यहां तो अरावली फैली है। हरियाणा के ऊपर जो स्टेट है वो कौन सा बताओ, हरियाणा के ऊपर है पंजाब। कौन सा, पंजाब। और पंजाब में जो नदी बहती है उस नदी का नाम है सतलज। कौन सी बताओ, पंजाब में जो नदी बहती है उस नदी का नाम क्या बताओ, सतलज नदी। और सतलज किस में जाके मिलती है, सिंधु में। सतलज किस में जाके मिलती है बताओ, सिंधु में मिलती है। किस में मिलती है, सिंधु। और सिंधु कहां जाके गिरती है बताओ, सिंधु अफवाह तंत्र का पार्ट है। सतलज किसका भाग है, सिंधु अफवाह तंत्र का भाग है। और सिंधु फाइनली कहां जाके गिरती है, सिंधु चीन, चीन के बाद भारत और भारत के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद कहां जाके गिरती है, तो आंसर होगा अरब सागर में जाके गिरती है। कहां जाके गिरती है बताओ, अरब सागर में जाके गिरती है। और गंगा कहां जाके गिरती है, तो गंगा बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कहां जाके गिरती है बताओ, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अब देखिए, हमने एक चीज नोट करी कि अरावली के पूर्व में जो भी नदियां बहती है, अरावली के पूर्व में जो भी नदियां बहती है वो अपना जल कहां ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। और अरावली के पश्चिम में जो भी नदियां बहती है, अरावली के पश्चिम में जो भी नदियां बहती है वो अपना जल कहां ले जाती है बताओ, अरब सागर में ले जाती है। इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि अरावली जल विभाजक का कार्य भी करती है, कि अरावली के पूर्व में जो भी नदियां, अरावली के पश्चिम में जो भी नदियां बहेगी वो अपना जल अरब सागर में ले जाएगी। और अरावली के पूर्व में जो भी नदियां बहेगी वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाएगी। तो बताओ, अरावली के इस तरफ वाली नदियां अरब सागर में, इस तरफ वाली बंगाल की खाड़ी में, तो अरावली क्या करती है, जल विभाजक का काम करती है। क्योंकि कोई भी नदी अरावली पर्वतमाला के ऊपर से नहीं जा सकती है। हाँ, गोर्ज बना हुआ या दर्रा बना हुआ तो बात अलग है, लेकिन ऊपर से नहीं जा सकती, अरावली को पार नहीं कर सकती। तो अरावली बीच में, तो इस तरफ वाली नदियां अरब
सागर में, इस तरफ वाली बंगाल की खाड़ी में, तो दोनों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो अरावली जल विभाजक का कार्य करती है भारत की किन नदियों के मध्य? तब आंसर होगा भारत की यमुना और सतलज नदियों के मध्य, यमुना और सतलज। लेकिन किन अफवाह तंत्र के मध्य? तो गंगा अफवाह तंत्र और सिंधु अफवाह तंत्र के मध्य, गंगा और सिंधु अफवाह तंत्र के मध्य, क्यों यमुना गंगा में आती है और सतलज सिंधु में आती है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, ये तो भारत की थी, राजस्थान की किन दो नदियों के मध्य जल विभाजक का काम करती है? तो राजस्थान की यहां पर राजसमंद है और राजसमंद में खमनोर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है बनास। कौन सी बताओ? बनास। क्योंकि बनास किस में जाती है? चंबल में। किस में जाती है बताओ? चंबल में। और चंबल किस में जाती है? यमुना में। किस में जाती है बताओ? यमुना में। तो बताओ इधर कौन सी? बनास। इस तरफ कौन सी? लूनी। अजमेर के नागपाट से लूनी निकलती है और ये कच्छ के रनिया अरब सागर में जाती है। तो क्वेश्चन है अरावली राजस्थान की किन नदियों के मध्य जल विभाजक का काम करती है? तो राजस्थान की किस नदियों के मध्य? बनास और लूनी नदी के मध्य। भारत की यमुना और किसके मध्य? सतलज के मध्य। और राजस्थान की किन नदियों के मध्य? तो राजस्थान की लूनी और किसके? बनास के मध्य अरावली जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, तो अरावली के बारे में हमने क्या क्या देखा? पहला क्वेश्चन, अरावली मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकती है, सीमित करती है। दूसरा कि अरावली से अधिकांश नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखा हमने कि अरावली खनिजों की दृष्टि से संपन्न है, अरावली जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न है, पर्यटन और कला संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखती है, जल विभाजक का काम करती है और जलवायु विभाजक का कार्य भी करती है। अब देखिए एक और पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। बताओ क्या अरावली का राजस्थान में विस्तार किस तरफ है? ये सभी को पता है कि अरावली का राजस्थान में जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से कहां बताओ? उत्तर पूर्व की ओर अरावली का क्या बताओ? विस्तार। ठीक है, ये आपका दक्षिण पश्चिम और ये कौन सा बताओ? उत्तर पूर्व। और अरावली के अधिकांश चौड़ाई, ठीक है, अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई कहां है? दक्षिण पश्चिम में। सर्वाधिक ऊंचाई भी कहां है? दक्षिण पश्चिम में। क्यों सर्वाधिक विस्तार वाला जिला कहां सा है? उदयपुर। न्यूनतम विस्तार वाला अजमेर। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला सिरोही और न्यूनतम ऊंचाई वाला जयपुर। तो हमने देखा कि सर्वाधिक ऊंचाई भी कहां है? दक्षिण पश्चिम में। और सर्वाधिक चौड़ाई भी कहां है? दक्षिण पश्चिम में। यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं तो ऊंचाई और चौड़ाई दोनों में क्या आती है? कमी। लेकिन उत्तर पूर्व से जब हम दक्षिण पश्चिम में आते हैं तो बताओ ऊंचाई और चौड़ाई दोनों में क्या होती है? वृद्धि होती है। यह भी ध्यान रखें, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमने कहा अरावली दक्षिण पश्चिम से कहां बताओ? उत्तर पूर्व की ओर। अरावली का विस्तार कहां बताओ? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो हम यहां पर यह डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऊंचाई के संदर्भ में ऊंचाई और चौड़ाई दोनों में क्या आती है बताओ? कमी आती है। ऊंचाई और चौड़ाई दोनों में क्या आती है? कमी आती है। अब वर्षा की दृष्टि से देखें, क्या अरावली राजस्थान में वर्षा की दृष्टि से लाभदायक है? क्या अरावली राजस्थान में वर्षा की दृष्टि से लाभदायक है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये वर्षा की दृष्टि से लाभदायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये बंगाल की खाड़ी शाखा के तो झालावाड़ में, कोटा बूंदी इस तरफ वर्षा कर देती है, पूरी मैदान में वर्षा कर देती है। लेकिन जो अरब सागर की शाखा आती है ये तो थी बंगाल की खाड़ी शाखा। कौन सी बताओ? बंगाल की खाड़ी शाखा। लेकिन जो अरब सागर की शाखा आती है कौन सी आती है बताओ? अरब सागर की शाखा आती है। ये अरब सागर की जो शाखा आती है वो अरावली के समानांतर है। वो अरावली के क्या बताओ? पैरेलल या समानांतर है। और समानांतर होने के कारण आपको होता है कि अरब सागर की शाखा राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं करती, पश्चिम भाग में वर्षा नहीं करती और ये सीधी आगे बढ़ जाती है। आगे जाके पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में क्या करती है बताओ? वर्षा करती है हिमालय से टकराकर। तो देखिए अरब सागर की जो मानसूनी शाखा है उसके अरावली क्या बताओ? समानांतर है, इसलिए राजस्थान के पश्चिम भाग में वर्षा नहीं होती, अतः वहां पर वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है। तो ये वर्षा की दृष्टि से राजस्थान में उपयुक्त नहीं है। ठीक है, वर्षा की दृष्टि से अरावली हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यह भी आता है कि यदि अरावली की स्थिति राजस्थान में, अरावली की स्थिति, ये कमेंट बॉक्स में मैं आपको आंसर देना, आपको अरावली वर्तमान में अरावली इस तरफ है, इस प्रकार है अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और मैं आपसे अब क्वेश्चन जो करने जा रहा हूं वो सुन लीजिए। यदि अरावली की दिशा चेंज कर दी जाए राजस्थान में, यदि अरावली दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती, तो बताओ राजस्थान के किस भाग में मरुस्थल होता? सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी अरावली इस प्रकार है, ठीक है, अरावली इस प्रकार है अभी, ठीक है, ये अरावली है अभी वर्तमान में, लेकिन दक्षिण पश्चिम से कहां है बताओ? उत्तर पूर्व की ओर। लेकिन मेरा क्वेश्चन है यदि राजस्थान में अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ना होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती तो राजस्थान के किस भाग में मरुस्थल होता? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट यदि बात करें अरावली के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? अरावली के संदर्भ में,
तो अरावली के बारे में वर्षा से संबंधित बातें की हमने, किससे बात की, वर्षा के दृष्टि से कितना उपयुक्त है या नहीं। बताओ अरावली की यदि बात करें तो अरावली क्या परिवहन में अवरोधक का कार्य करती है, अरावली क्या परिवहन में अवरोधक का कार्य करती है, परिवहन में अवरोधक का कार्य करती है, हां करती है लेकिन पूर्णतः नहीं करती, क्योंकि अरावली में जगह जगह दर्रे बने हुए हैं। क्या बने हुए, दर्रे। दर्रे क्या होता है, दो घाटियों के मध्य, दो पहाड़ियों के बीच, ठीक है, आवागमन के लिए जो तंग या सकरा रास्ता होता है उसे बोलते हैं दर्रे, और दर्रे के माध्यम से एक स्थान से कहां जाया जा सकता है, दूसरे स्थान तक जाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या यह पूर्णतः अवरोधक का कार्य करती है, तो नहीं, क्योंकि क्यों नहीं करती, क्योंकि इसमें दर्रे बने हुए और दर्रे यातायात के लिए, आवागमन के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये अरावली के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया। ठीक है, कि अरावली क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या पढ़ी। ठीक है, साथ ही साथ अरावली के अलग अलग फीचर्स पढ़े, फिर अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली का सबसे ऊंचा पठार। ठीक है, और साथ साथ हमने यह भी देखा कि अरावली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, सकारात्मक पक्ष क्या है और नकारात्मक पक्ष क्या है, सबको अपने डिटेल से एनालिसिस किया है। तो ये अरावली का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ। अरावली कंप्लीट नहीं हुई, अरावली में अभी तो हमें पहाड़ियां पढ़नी है, चोटियां पढ़नी है, पठार पढ़ने हैं, दर्रे पढ़ने हैं, तब जाके आपकी अरावली क्या होगी, कंप्लीट होगी। अभी तो अरावली का हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है। दोस्तों ये इंट्रोडक्शन कैसा लगा आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और मैक्सिमम लोगों को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।